दोस्तों, एक महिला अपनी जवान बेटी को अपने घर में छोड़ करके प्रयागराज के महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचती है। वहां जाने के बाद वो गंगा मैया में डुबकी लगाती है और गंगा मैया से प्रार्थना करती है और कहती है, हे गंगा मैया, मेरे घर परिवार का जितना भी कष्ट है सारे कष्टों का हरण कर लीजिए। जितना भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं सारे परेशानियों को दूर कर दीजिए। वो अपनी जवान बेटी के लिए गंगा मैया से आशीर्वाद मांगती है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिस जवान बेटी के लिए वो गंगा मैया से आशीर्वाद मांग रही है, उसी जवान बेटी के साथ उसी के घर में दो लोग बहुत ही बुरा हाल उसका कर रहे हैं। उस बेटी के साथ एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। जिस बेटी को वो अपने घर में हंसता खेलता छोड़ करके आई थी, उसे जाने के बाद उसकी बेटी काफ़ी बुरी अवस्था में मिलने वाली है। दोस्तों, बहुत ही एक मानवता को तार तार कर देने वाली कहानी है, बहुत ही बड़ी एक सीख देने वाली कहानी है। मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस कहानी को लास्ट तक सुनिएगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों, ये कहानी बिहार के सारण जिले के एक छोटे से गाँव की है। उस गाँव में एक महिला रहती हैं जिनका नाम कमला देवी था। कमला देवी के पति मुंबई में नौकरी करते थे। कमला देवी की एक सास थी जिनकी उम्र 80-85 साल के आसपास थी। उनके आंख से कम दिखाई देता था और कान से कम सुनाई देता था। कमला देवी की एक जवान बेटी थी जिसका नाम रोशनी था। रोशनी की उम्र 21-22 साल के आसपास थी। जिस तरह से आपको पता होगा कि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ का दौर चल रहा है, महाकुंभ का स्नान चल रहा है, जहाँ पर देश विदेश के करोड़ों लोग डेली स्नान करने के लिए पहुँचते हैं। बहुत सारे साधु संत, बहुत सारे श्रद्धालु डेली महाकुंभ में पहुंचते हैं और वहां पर स्नान ध्यान किया जाता है। वैसे ही जो कमला देवी थी, उनके भी गांव के बहुत सारे लोग प्लान करते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने के लिए चला जाए। और जब कमला देवी को ये पता चलता है कि इस गांव के तकरीबन 50 से 60 लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं, कुछ महिलाएँ जब इनको बताती हैं तो ये भी महाकुंभ में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और ये अपनी बेटी रोशनी से कहती हैं कि बेटी, मैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रही हूँ। गांव के बहुत सारी महिलाएं और बहुत सारे जो जेंट्स हैं वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी महाकुंभ में जा कर के स्नान ध्यान करूँ और कुछ पूजा पाठ वगैरह करके और अपने परिवार की बरकत के लिए गंगा मैया से कामना करूँ। रोशनी कहती है, ठीक है माँ, अगर तुम जाना चाहती हो महाकुंभ में तो चले जाओ। और उसके बाद जो कमला देवी थी अपनी सास से भी बताती हैं। उनकी सास भी बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि मैं भी जाना चाहती थी महाकुंभ में, लेकिन मैं कैसे जा पाऊँगी, मेरे आँख से कम दिखाई देता है और कान से सुनाई नहीं देता है और महाकुंभ में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रहा है और बहुत सारे लोग वहाँ पर गुम हो जा रहे हैं, इसलिए अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी तो बहुत दिक्कत होगा। तुम जाओ और महाकुंभ में स्नान करके आ जाओ। और फिर कमला देवी अपनी तैयारी करने लग जाती हैं और अगले ही दिन उनके गाँव के लोग जाने वाले थे और उस पूरी तैयारी कर लेती हैं। तब जो रोशनी थी वो कमला देवी से कहती है कि माँ, तुम तो महाकुंभ में चली जा रही हो, हमारे पास एक ही मोबाइल है और ये मोबाइल तुम लेकर के जाओगी और तुम्हें लेकर के जाना भी चाहिए कि मैं टाइम टू टाइम आपसे बात करती रहूं। लेकिन हमारे पास यहाँ तो कोई मोबाइल नहीं बचेगा, फिर मैं तुमसे कैसे बात करूँगी, तुम्हारे बारे में कैसे जानूँगी। तो कमला देवी से वो रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि माँ, एक छोटा वाला कम से कम फ़ोन तो ख़रीद करके दे करके जाओ। कमला देवी को ये बात अच्छी लगती है और अपनी बेटी रोशनी से कहती हैं कि ठीक है, मैं जा रही हूँ और तुम्हारे लिए एक बटन वाला छोटा वाला फ़ोन ख़रीद करके लेकर के आ जाती हूँ। वो बाज़ार जाती हैं और वहाँ 1200-1300 रुपये का एक बटन वाला फ़ोन ख़रीद कर लेकर के आ जाती हैं और एक सिम भी लेकर के आ जाती हैं और अपनी बेटी को दे देती हैं। कहती हैं कि लो, और टाइम टू टाइम फ़ोन करते रहना, बात करते रहना और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताना। अपनी बेटी को काफ़ी समझाती हैं और कहती हैं कि तुम अभी अकेली हो यहाँ पर घर पे, जो सासू माँ हैं, जो तुम्हारी दादी हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं देता है। दिन में तो देख लेती हैं कि लेकिन रात को इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता है, इसलिए इनका भी ख्याल रखना, इनको भी अच्छे से संभालना और तुम इधर उधर कहीं भी घूमना नहीं, क्योंकि आजकल युग ज़माना बहुत ही ख़राब है। वो अपनी बेटी को बहुत समझाती हैं रोशनी को। रोशनी कहती है कि माँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं समझती हूँ, 21-22 साल मेरी उम्र हो गई है और तुम निश्चिंत होकर के जाओ और खूब अच्छे से स्नान ध्यान करने के बाद तुम आना। और उसके बाद कमला देवी महाकुंभ में स्नान करने के लिए अपने गांव वालों के साथ निकल जाती हैं। जैसे ही कमला देवी निकलती हैं, वैसे ही जो रोशनी थी, रोशनी एक लड़के को फ़ोन करती है जिसका नाम अमन होता है। जो अमन होता है
उससे रोशनी की शादी की बातचीत चल रही थी, क्योंकि जो अमन था उसकी रिश्तेदारी रोशनी के ही गांव में था। बगल के ही घर में उसकी कोई भाभी वगैरह का रिश्तेदारी था, जिससे मिलने के लिए हमेशा उस गांव में अमन आया करता था। और जब कमला देवी वगैरह को अमन दिखता है और अमन से जब बातचीत आगे बढ़ती है तो अमन उनको अच्छा लगता है, और धीरे धीरे जो रोशनी की शादी की जो बातचीत अमन से होने लगी थी, तकरीबन 80% तो शादी अमन के साथ उनका फिक्स हो गया था। और जब रोशनी और अमन को इस बारे में पता चलता है कि दोनों की शादी परिवार वालों ने फिक्स कर दिया है, तो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। और मिलने के बाद इन दोनों के बीच की वो जो दूरियां थी वो एक दिन ख़त्म हो गई होती हैं। मतलब ये दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगते थे, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, क्योंकि इन दोनों की शादी तय हो गई थी और ये जान कर के इनके बीच में कोई दूरियां नहीं थी। दोस्तों, तभी जो रोशनी थी, जब उसकी माँ चली जाती है तो अमन को फ़ोन करती है, फ़ोन लगा देती है और अमन से कहती है कि अमन, अभी तक तो हम लोग दूर दूर ही मिले हैं और दिन दिन में ही मिलते थे। अब मेरी माँ चली गई है महाकुंभ में स्नान करने के लिए, अब वो 3-4 दिन से पहले नहीं आएगी, कम से कम 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। अगर तुम्हें मुझसे मिलने की अगर इच्छा है और तुम्हारे दिल में अगर कोई प्यार है तो तुम रात को आ सकते हो, और यहीं पर रात को आकर के तुम रुक भी जाना, क्योंकि रात के समय पर मेरी जो दादी हैं उनको दिखाई नहीं देता है, उनके कान से कुछ सुनाई नहीं देता है। इसलिए तुम्हें अगर इन्जॉयमेंट करना है तो तुम रात को यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर मैं खाना पीना बनाऊँगी, आराम से खाना और मौज मस्ती करना, और फिर तुम्हारा जब दिल करेगा तब तुम चले जाना। अमन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी निकलता हूँ अपने घर से, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगा, शाम होते होते तक पहुँच जाऊँगा। क्योंकि जो अमन का गाँव था रोशनी के गांव से तकरीबन 10-12 किलोमीटर के आसपास था। तो कहता है कि मैं नहा धो करके निकलूँगा तो शाम तक पहुंच जाऊंगा, और उसके बाद हम लोग रात को लाइफ का एंजॉय करेंगे, और अगर दिल करेगा तो फिर दिन में चला जाऊंगा और फिर रात को आ जाऊंगा। जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती है तब तक हम लोग काफ़ी एंजॉयमेंट करेंगे। रोशनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि जवानी में ये जो टीन एज होता है इसमें बहुत सारी उमंगें दिल आदमी के जीवन में उमंगें और तरंगें चलती रहती हैं, और ये चीज़ें सोच सोच करके रोशनी भी काफ़ी खुश हो रही थी, और अमन को भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रोशनी उसे कह देती है कि शाम को 5-6 बजे तक तुम यहाँ पर पहुँच जाना। अमन कहता है ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा, टेंशन मत लो, और रोशनी उसका इंतज़ार करने लगती है। जैसे ही 5-6 बजता है और उसके दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, रोशनी को समझ में आ जाता है कि अमन ही आया होगा। वो जाकर के जब दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अमन खड़ा है दरवाजे पर, लेकिन अमन के साथ एक और लड़का, एक नौजवान लड़का खड़ा है। रोशनी जब 2 लड़कों को देखती है तो काफ़ी दंग रह जाती है। वो अमन से उसी समय कहती है कि आखिर मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था, तुम ये किसको अपने साथ लेकर के आ गए हो। अमन रोशनी से कहता है कि रोशनी, ये मेरा दोस्त है, और जिस तरह से मैं हूँ वैसे ही ये है, मेरे और इसके अंदर कोई भेद नहीं है, हम दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली है, तुम हम दोनों को अंदर आने दो। रोशनी उन दोनों को अंदर तो आने देती है, उन दोनों को बैठाती है, लेकिन उसके बाद वो अमन के ऊपर काफ़ी चिढ़ने लगती है, काफ़ी गुस्सा करने लगती है, और कहती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुम्हें किस लिए बुलाई थी, क्या करने के लिए यहाँ पर बुलाई थी मैं तुम्हें, तुम्हारे साथ किस तरह से मैं एक खुशनुमा पल जीने के लिए तुम्हें बुलाई थी, लेकिन तुम एक कबाब की हड्डी अपने साथ लेकर के आ गए हो, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आता है, तुम्हारा दिमाग नहीं है क्या। वो काफ़ी अमन को डांटने लगती है। अमन कहता है कि यार क्यों इस तरह से डांट रही हो, क्या परेशानी है तुम्हें, ये मेरा दोस्त है और मैंने तुम्हें बता दिया कि इससे और इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं जो काम करूँगा वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों में कोई परेशानी नहीं है। जैसे ये बात सुनती है जो रोशनी, वो और भी आग बबूला हो जाती है और कहती है जो तुम काम कर सकते हो वो ये भी करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें शर्म नहीं है, तुमसे मेरी शादी होने वाली है, तुम्हारी और मेरी शादी तय हो गई है, कुछ दिनों के बाद हम लोग पति पत्नी बनने वाले हैं, लेकिन तुम ऐसी बात कर रहे हो कि कोई दूसरा एक अनजान आदमी हम दोनों के बीच में कबाब की हड्डी बनेगा, और तुम ये कह रहे हो कि जो मैं करूँगा वो ये भी कर सकता है। ये कैसी बात है, तुम्हें लाज नहीं लगती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, जिस लड़की से तुम्हारी शादी तय हो गई है, जो तुम्हारी पत्नी बनने वाली है, उसके साथ तुम किसी और को संबंध बनवाना चाहते हो, ये तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और इतना करके वो काफ़ी चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, काफ़ी गुस्सा हो जाती है। अमन उसको समझाने लगता है, उसे काफ़ी मनाता है और कहता है कि इतना गुस्सा मत हो यार, ठीक है मैं इसको बाहर कर दूंगा, इसको भगा दूंगा यहाँ से, लेकिन इतना गुस्सा मत करो, उतने दूर से मैं आया हूँ, कम से कम कुछ चाय वगैरह तो पानी वगैरह तो पिला दो।
उसके बाद काफ़ी जब उससे रिक्वेस्ट करता है तो रोशनी जाती है और उन दोनों के लिए चाय बना करके ले आती है और कहती है कि लो चाय पियो। और काफ़ी वो गुस्सा में थी, काफ़ी जिस काम के लिए उसने काफ़ी देर से सोच करके उसके मन में कुछ उमंगें चल रही थी, वो सारी चीज़ें उससे दूर हो रही थी। वो चाय दे देती है और दोनों चाय पीने लगते हैं। तो फिर अमन उससे कहता है कि तुम भी तो चाय पी लो। रोशनी काफ़ी गुस्सा होती है लेकिन चाय उठा करके वो भी पीने लगती है और पीने के बाद जब पी लेती है तो कहती है कि अभी इसको भी साथ में लो और दोनों यहाँ से दफ़ा हो जाओ। उसको वहाँ से घर से भगाने लगती है और कहती है मैं तुझसे अब बात भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं सोच रही थी तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हारा दिल में तो बहुत बड़ा काला है। तुम आज के ज़माने के हिसाब से, जहाँ की बहुत सारी चीज़ें सुना जाता है कि अपनी पत्नी की अदला बदली लोग करते हैं, वैसे काम तुम करना चाहते हो। अभी तो हमारी और तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है कि तुम एक अनजान व्यक्ति को लेकर के आ गए हो और कह रहे हो कि जो काम मैं करूँगा वो ये भी कर लेगा, हम दोनों तुम्हारे साथ कर लेंगे। ये बहुत ही गलत बात है, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत भाग जाओ। उसे भगाने लगती है और अपने घर से बाहर निकालने लगती है। लेकिन जो अमन था वो कहता है यार थोड़ी देर तो रुको, इस तरह से क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो। मैं इसको भगा देता हूँ, मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल देती हूँ, लेकिन मुझे तो तुम बुलाई थी, तुमसे मेरी शादी होने वाली है, मुझे तो यहाँ पर रहने दो। लेकिन जो वो थी वो काफ़ी नाराज़ थी, रोशनी काफ़ी गुस्से में थी। लेकिन ये जो दोनों लड़के थे इन्होंने काफ़ी प्लान बना लिया था कि अब हमें तो किसी तरह से जाना नहीं है। दोनों जब बाहर जाते हैं, दोनों को जब बाहर करती है और दरवाज़ा वो बंद नहीं करती है, दोनों बाहर खड़े होकर के आपस में बातें करने लगते हैं। जो लड़का अमन के साथ आया था वो उससे कहता है कि अरे यार तुम कैसे इंसान हो, तुमने मेरा पूरा पैसा भी खर्चा करवा दिया, वहाँ से गाड़ी का पेट्रोल वगैरह सारा चीज़, तुम्हें काफ़ी खिलाते पिलाते भी लेकर के आया और तुम्हें 2-3 हज़ार रुपये भी मैंने दिया था और तुमने कहा था कि चलो जो मेरी प्रेमिका है उसके साथ हम दोनों मौज करेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद तो कुछ और ही कहानी बन रही है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं इसको बाहर कर दूँगा। अमन कहता है यार बात को समझो, तुम चले जाओ, अभी बाद में बात करेंगे। वो लड़का कहता है मैं तो कतई नहीं जाऊँगा, इतना पैसा रुपया खर्चा करके आया हूँ और मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ। और इन दोनों में काफ़ी बातें होती है और उसके बाद दोनों एक प्लान करते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं। और दोनों फिर अंदर आ जाते हैं और अंदर आने के बाद उस चारपाई पर बैठ जाते हैं और रोशनी से कुछ बातें करने लगते हैं। रोशनी चीखने लगती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, मेरे नज़रों के सामने से तुरंत हट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं हल्ला करने लगूँगी, शोर मचाने लगूँगी। लेकिन जो अमन था वो कुछ और ही सोच चुका था। अमन रोशनी के हाथ को पकड़ लेता है। रोशनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन अमन उसका हाथ छोड़ता नहीं है। और इसी बीच में जो दूसरा लड़का था वो तुरंत रोशनी का जो उसके गले में उसका दुपट्टा था उस दुपट्टे को लेता है और दुपट्टे को ले करके उसका हाथ वगैरह बांधने लगता है, उसके मुंह को दबा देता है और फिर दोनों मिल करके उसको बेड पर ले जा करके पटक देते हैं। उस लड़की के हाथ पैर बांधने के बाद ये लोग पहले तो ड्रिंक वगैरह लेकर के आए थे, ड्रिंक वगैरह करते हैं और उसके बाद ये लोग उसके साथ संबंध कायम करते हैं। लड़की चीखती रहती है, आवाज़ लगाती रहती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मुंह बांध करके इन लोगों ने रखा था। वो बहुत छटपटाती है और रिक्वेस्ट करना चाहती है कि छोड़ दो मुझे, तुमसे मेरी शादी होने वाली है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो अमन था उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और दोनों एक साथ उस लड़की के साथ अपराध को अंजाम देते हैं, संबंध कायम करते हैं। और जब संबंध दोनों कायम कर लेते हैं उसके बाद फिर से जा कर के बैठ करके और फिर ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद फिर से दोबारा उसके साथ वही क्रिया को अंजाम दिया जाता है। और इस तरह से कई बार ऐसे इसी कारनामे को अंजाम ये लोग देते हैं और उस लड़की काफ़ी लस्ट हो जाती है, उसके शरीर को इधर उधर ये लोग नोचते हैं, काफ़ी उसे परेशान करते हैं और लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है। लेकिन ये दरिंदे बिल्कुल ही मानने वाले नहीं थे। दोस्तों इस तरह जब ये लोग संतुष्ट हो जाते हैं शारीरिक संबंध बनाने के बाद, तो उसके बाद उस लड़की को छोड़ करके दोनों जाने लगते हैं। जो लड़का था वो कहता है यार, अमन से कहता है कि अमन इसको ऐसे छोड़ करके चले जाओगे और इसके घर वाले आएंगे, हम लोगों का नाम बता देगी तो काफ़ी बुरा हो जाएगा, इसको हम लोग मार करके चलते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, ये ज़िंदा नहीं रहेगी तो हम लोग का नाम नहीं लेगी और इस तरह से हमारे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन जो अमन था वो कहता है अरे यार ये अभी बेहोश हो चुकी है, बेहोशी की हालत में है और बेहोश होने पर आदमी को जो उसके साथ थोड़ी देर पहले हुआ था वो चीज़ें आदमी भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है, इसको कुछ भी याद नहीं आएगा और उसके अलावा अगर याद आए भी जाएगा तो ये कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन जो दूसरा उसका दोस्त था वो बहुत डर रहा था, वो कह रहा है नहीं यार अमन, इसको ख़त्म करके चलते हैं,
लेकिन अमन कहता है नहीं यार, ऐसी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मेरी शादी होने वाली है और इसे पता है कि शादी हम दोनों की तय हो गई है, तो ये कुछ भी मुंह नहीं खोलेगी, किसी से कुछ नहीं बोलेगी। और उसके बाद ये दोनों वहाँ से उसके घर से चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद उसकी जो दादी आती है सुबह, जब सुबह होता है और सुबह जब 8-9 बजे के आसपास जब उसकी दादी उसके कमरे में प्रवेश करती है, तो प्रवेश करने के बाद पहले आवाज़ लगाती है। आवाज़ लगाने के बाद रोशनी अगर उसकी आवाज़ का जब जवाब नहीं देती है तो धीरे धीरे वो चल करके वहाँ पर उसके बेड के पास पहुँचती है। और बेड के पास पहुँचती है तो रोशनी की हालत देख करके वो दंग रह जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वो देखती है कि रोशनी का हाथ पैर वगैरह सब बांधा हुआ है। वो उसके पास जाती है, उसका हाथ पैर वगैरह खोलती है और उसके बाद पूछती है उससे कि क्या हो गया तुम्हें। रोशनी चीख रही थी, रोशनी का काफ़ी हालत ख़राब था। जब उसकी दादी उससे पूछती है तो वो बताती है कि अमन आया था और अमन ने ऐसी ऐसी हालत किया है। जब उसकी दादी अमन का नाम सुनती है तो दादी को पता था कि अमन से उसकी शादी तय हो गई है। वो कहती है कि ठीक है, अगर अमन आया था और अमन को ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कर दिया तो जाने दो, उससे तुम्हारी शादी तय हो गई है और चुपचाप इसे किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब रोशनी और चीखने लगती है और कहती है कि दादी सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, अमन ही नहीं था, अमन के साथ एक और लड़का था और इन दोनों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। जब ये बात जैसे ही दादी सुनती है, दादी काफ़ी गुस्से में हो जाती है और कहती है कि तू फटाफट तैयार हो और तुझे मैं लेकर के और तुरंत हॉस्पिटल में ले चलती हूँ, वहाँ तुम्हारा चेकअप वगैरह कराती हूँ और उसके बाद चल के थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे। दोनों लोग पहुँच जाते हैं हॉस्पिटल में, चेकअप वगैरह होता है, उसका ट्रीटमेंट वगैरह, उसकी दवा वगैरह कराती हैं उसकी दादी और उसके बाद उसको ले करके थाने में पहुँच जाती हैं और थाने में ले जा कर के रिपोर्ट लिखवाती हैं। और साथ साथ में जो इसकी माँ थी जो महाकुंभ में गई थी, उसको भी फ़ोन लगा दिया जाता है। उसको भी बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। जैसे ही माँ जानती है, माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, माँ रोने लगती है। लेकिन गांव वाले लोगों के साथ गई थी, उसकी बेटी का बात था इसलिए किसी से कुछ कह भी नहीं पाती है। लेकिन वो सारे लोगों को कहती है कि मुझे अभी घर जाना है, मेरे घर पे मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, मुझे अभी अभी पहुंचना है। और उसके बाद उन लोगों से बता करके वो ट्रेन पकड़ करके और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। उसके बाद रोशनी की दादी रोशनी को लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद FIR लॉन्च करवाती है और कहती है कि मेरी नातिन के साथ 2 दरिंदों ने बहुत ही बड़ी दरिंदगी की है। वो सारी चीज़ें पुलिस वालों को बताती है और जब पुलिस वालों को ये सारी बातें पता चल जाता है तो वो लोग उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन दोनों के घर पहुंचते हैं तो ये दोनों रात भर जगे हुए थे, वो अपने घर में आराम से सो रहे थे। पुलिस वाले जा कर के उन दोनों को पकड़ करके और थाने लेकर के आते हैं और उनसे पूछताछ जब करने लगते हैं तो उसके बाद अमन कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे जान करके पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। अमन उनसे कहता है कि मैंने एक ऐसी मूवी देखा था जहाँ पर जिस लड़के के साथ उस लड़की की शादी होने वाली थी, उसके दोस्त और वो दोनों मिल कर के उस लड़की के साथ संबंध बनाए थे और तब से मैं यही बातें सोच रहा था, इसलिए मैं अपने दोस्त के साथ इसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचा और इस कार्य को अंजाम दिया। पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं तो काफ़ी चीखने लगते हैं, उसे डंडों से पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तेरे जैसे इंसान, ऐसे लोग तो अगर समाज में हो तो पूरा समाज दूषित हो जाएगा। तुमने जिस काम को, अपराध को अंजाम दिया है, तेरे मुंह से वो कहते टाइम शर्म भी नहीं आ रही है, तेरी जीभ कट के क्यों नहीं गिर रही है। तुमने एक लड़की के साथ जिससे तेरी शादी तय हुई थी, उसकी ज़िंदगी को तूने बर्बाद कर दिया। और इतना कह कर के पुलिस वाले पीटने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे पीटिए मत, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अभी भी इसके साथ, रोशनी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। रोशनी वहीं पर खड़ी थी। जब रोशनी ये बातें सुनती है तो तुरंत आगे आती है, उसके कॉलर को पकड़ करके और उसे और पीटने लगती है, उसे लगातार मारने लगती है और कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती है, तू फिर से मेरे साथ शादी करने के बारे में सोच रहा है। अरे तेरे जैसे दरिंदे से कौन शादी करेगा। मैं जीवन भर बेशक कुंवारी रह जाऊँ लेकिन तुझसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। तुम एक दरिंदा है, तू एक पापी है। अच्छा हुआ कि शादी से पहले तेरा जो भेष है वो मेरे सामने आ गया, नहीं तो शादी के बाद तो तू मेरी ज़िंदगी ही ख़त्म कर दिया होता। और इतना कह करके वो फूट फूट करके रोने लगती है। उसकी दादी रोशनी को काफ़ी संभालती है और कहती है बेटी जाने दो, जो कुछ भी हो गया अब उसके लिए क्या किया जा सकता है, अब अच्छाई इसी में है कि अपने जीवन में आगे बढ़ा जाए। तभी जो उसकी माँ महाकुंभ में गई थी वो भी थाने में पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद जब अपनी बेटी रोशनी की हालत देखती है तो उसके भी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। रोशनी भाग करके अपनी माँ के गले से लग जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना मेरे साथ क्या हो गया है। उसकी माँ उसे काफ़ी समझाती है, काफ़ी संभालती है और काफ़ी देर तक रोती रहती है और कहती है बेटी जाने दो, क्या किया जा सकता है, ऐसे दरिंदे हमारे बीच में ही हैं और
इनको पहचान नहीं पाए हम लोग, इस पापी को हम लोग समझ नहीं पाए। हमने सोचा था कि ये काफ़ी नेक लड़का है, लेकिन इसने जो किया तुम्हारे साथ ये समाज में एक एग्जाम्पल ही होगा, इससे लोगों को सीख मिलेगी। और अपनी बेटी को कहती है, जाने दे बेटी, तेरी शादी काफ़ी अच्छे लड़के से मैं करवाऊंगी, तुम ज़्यादा परेशान मत हो। रोशनी कहती है, माँ अब मुझे शादी करना ही नहीं है, ऐसे ऐसे पापी इस दुनिया में हैं कि मुझे शादी के नाम से ही अब डर लगने लगा है। काफ़ी देर तक उसकी माँ उसे संभालती है और फिर उसके बाद पुलिस वालों से बातें करने के बाद रोशनी को लेकर के और अपने घर आती है। और पुलिस वाले इन दोनों लड़कों को काफ़ी पीटते हैं। पीटने के बाद इन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और इनके ऊपर केस चलाया जाता है। कई धाराओं में इनके ऊपर केस चलता है और केस चलने के बाद इनको जेल हो जाता है, इनको सज़ा हो जाती है। और उसके बाद जो रोशनी की माँ रोशनी को अपने घर में लेकर के उसे संभालने लगती है, उसको समझाने लगती है। 1-2 दिनों के बाद उसके पिता भी मुंबई से वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो भी जब अपनी बेटी की हालत को देखते हैं तो वो भी फूट फूट करके रोने लगते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं और अपनी बेटी को इस अवसाद से बाहर निकालने के लिए पूरा जो परिवार लग करके और रोशनी को उस चीज़ से बाहर निकालता है। अभी रोशनी काफ़ी ठीक है और अपनी आगे की पढ़ाई कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी से एक ऐसी सीख मिलती है जो कि ये है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर कभी भी भरोसा न किया जाए। बेशक उसके साथ रिश्ता तय हो गया है तो भी नहीं उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। जो रोशनी ने किया वो एक ये कहा जाएगा कि उसको समझ की कमी थी, जिसके वजह से उसने अपने शरीर को उस लड़के को सौंप दिया था। शादी से पहले इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे कलंकित लोग हैं जो कि मौके का फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी, एक सामाजिक कहानी जिससे हर व्यक्ति को एक सीख लेने की ज़रूरत है। अगर आपने इस कहानी से कुछ भी सीखा होगा, कुछ भी समझा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।